स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। जम्मू कश्मीर में कटरा में जो रोपवे प्रोजेक्ट है वो एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि इससे पहले भी कई बार वो सुर्खियों में इसलिए वो प्रोजेक्ट आया क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो वक्फे से कई बार वहां पर प्रदर्शन करते रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा इसी तरह से बने जैसा कि ये है, जिसका जो उसका शेप है या जो उसका प्रोजेक्ट में तय किया गया है। उसमें कई तरह की उनकी अपनी बातें हैं कि वो चाहते हैं कि इससे जो स्थानीय लोगों को जो इसमें रोजगार मिलता है उसमें वो प्रभावित होगा और बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन अब एक बार फिर ये मामला इसलिए सुर्खियों में है, जो बीजेपी के MLA हैं बलदेव राज शर्मा, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एक नई ऐसी बात कह दी है जिस पर अब NC बनाम BJP वाली सियासत शुरू हो गई है और बीच में है कटरा रोपवे प्रोजेक्ट। तो किस तरह से यह पूरा मामला अब एक बार फिर सुर्खियों में आया और क्यों और किस तरह से मुख्यमंत्री को इस मामले पर सफाई देनी पड़ी सदन के अंदर, वो सफाई क्या थी, दरअसल मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है और उनके ऐसा कहने से क्या अब इस पर सियासत और ज्यादा बढ़ जाएगी या फिर कम पड़ेगी। इन सब के बीच जो माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति है उसके भी कुछ अपनी बातें हैं, अपने कुछ पहलू हैं। उन सबको आज कोशिश करेंगे जानने समझने की कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर के विवाद क्या है। कि ये सारी की सारी जो बात वहां कटरा पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये यहाँ के डिप्टी CM खास तौर पे मैं कहूंगा ये इनकी जिम्मेवारी है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसको दिया, इसमें कैबिनेट की कोई मंजूरी नहीं है। तो आपने सुना कि वजीर आला यानी मुख्यमंत्री को क्या कहना पड़ा है। वो मुख्यमंत्री कैसे कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि दरअसल इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के जो विवाद है और इस पर जो बात आ रही है कि आखिर इसका अप्रूवल, इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया किसने था, क्या उमर सरकार ने या फिर LG प्रशासन ने, इस पर बात उन्होंने की है। आगे आपको डिटेल बताएंगे। फिलहाल ये भी आपको बता दें कि डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी पर एक बड़ा आरोप इस बारे में इस तरह से लगा कि कटरा से बीजेपी के जो विधायक हैं बलदेव राज शर्मा, कटरा से विधायक कौन है, बलदेव राज शर्मा, बीजेपी के हैं। बलदेव राज शर्मा ने कहा कि कटरा में रोपवे परियोजना का जो विरोध हो रहा है उसके पीछे डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी का हाथ है। यानी कि पूरा का पूरा जो प्रदर्शन है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये कहना है कटरा के बीजेपी MLA का। और वो सुरेंद्र चौधरी के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने वो एकदम इसको जो है सुलगा रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी प्रदर्शनकारियों को उकसा रहे हैं और मेरे खिलाफ भी, यानी बलदेव राज शर्मा कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ भी भड़का रहे हैं, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मुझे जान से मारने की धमकी तक दी। ये बलदेव राज शर्मा का कहना है। बलदेव शर्मा ने यहां तक कह दिया कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार डिप्टी CM होंगे। बलदेव राज शर्मा ने डिप्टी CM पर जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर है। इसके पहले बलदेव राज शर्मा ने यह दावा किया था कि कटरा रोपवे प्रोजेक्ट को सरकार ने ही मंजूरी दी थी और अब उसी के डिप्टी CM उसका विरोध कर रहे हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया और बताया भी कि वजीर आला यानी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सदन में इस बारे में क्या कुछ कहा। लेकिन बलदेव शर्मा क्या कह रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार ने ही इसको मंजूरी दी थी और अब उसी के डिप्टी CM यानी सरकार के डिप्टी CM इस मंजूरी का, इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं और लोगों को परियोजना के खिलाफ भड़का रहे हैं। यह बड़ा बयान है, एक आरोप है। बलदेव राज शर्मा ने यह भी कहा है कि ऐलान किया था कि अगर सरकार यह साबित कर दे कि सरकार ने यानी उसने परियोजना को मंजूरी नहीं दी थी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक नई तरह की सियासत है। बलदेव राज शर्मा से सवाल पूछा भी जाएगा। इसे लेकर बलदेव राज शर्मा ने एक चिट्ठी भी दिखाई और दावा किया कि उसी सरकार के आदेश, सरकारी आदेश की चिट्ठी है जिसमें परियोजना को मंजूरी दी गई थी। तो उन्होंने यह बात कह दी। उस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सदन में इस मुद्दे पर सफाई दी और CM ने कहा कि मैंने सभी कागजात की जांच की जिसमें यह पाया कि कटरा रोपवे परियोजना को मंजूरी हमारी हुकूमत ने नहीं बल्कि चुनाव से पहले ही LG प्रशासन ने दी थी। ये तमाम बातें क्यों सामने आई? ये तमाम बातें इसलिए सामने आई कि बलदेव राज शर्मा ने ऐसा बयान दिया। उस बयान के बाद मैंने आपसे पहले ही कहा कि यह मुद्दा पहले भी सुर्खियों में रहा है और एक बार फिर यह सुर्खियों में है, काफी चर्चा में है। इस मुद्दे पर सीधे सीधे BJP बनाम NC वाला माहौल बन गया है।
हालांकि जाहिर है इसके स्टेक होल्डर्स कई हैं, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ आकाश वर्मा जुड़ेंगे इस चर्चा में, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ रजनी सेठी साहिबा हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। रफीक राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर लीडर पीडीपी। और करण सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो स्पोक्स पर्सन है माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति कटरा। जो लोग जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। हमारे साथ सिर्फ एनसी के प्रवक्ता इस वक्त नहीं है, बाकी तमाम लोग हैं। आप सभी का शुक्रिया। मैं सबसे पहले रजनी सेठी साहबा, मैं आपके पास ये सवाल लेकर आना चाहता हूं कि बलदेव राज शर्मा जी की जान पर खतरा है, उन्होंने इस बात को कहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? खतरा है, किससे है, क्यों है? विशाल जी, देखिए, जो वैष्णो माता के श्राइन बोर्ड का जो इस समय मसला चल रहा है रोपवे का, कहीं ना कहीं उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है कुछ पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। ये हम भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, ये हम भी चाहते हैं। पार्टी मतलब रजनी सेठी साहबा, मैंने तमाम लोगों को बुलाया इसीलिए है ताकि पता चले कि कौन ऐसा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अभी उस पार्टी के लोग यहाँ पर नहीं है, आपकी इसमें डिबेट में नहीं है, आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि इनसे भी ये सवाल करना बनता है कि इस इश्यू को पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, जबकि डेवलपमेंट तो सब चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि जनता की हितों को ध्यान में रखा जाए, जनता के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। और एलजी साहब भी जो देखने को मिल रहा है कि उनकी डेलीगेशन उनके साथ मिल भी रही है, जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के तहत उनके बीच में क्या बातचीत हो रही है, कुछ चीजों पर, मुद्दों पर सहमति बनी है, कुछ पर नहीं बनी है। तो मुझे लगता है कि इसको पॉलिटिसाइज ना करके आपस में सहमति बनाकर हर वर्ग को बिठाकर, इसलिए एनसी को भी मुझे लगता है इनिशिएटिव लेने की, क्योंकि मुख्यमंत्री इस समय एनसी के हैं और मुख्यमंत्री के नाते उनका दायित्व बनता है कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई भी इश्यू क्रिएट होता है तो एज ए मुख्यमंत्री उनको उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे पर लांछन लगाकर, एक दूसरे को जान की धमकी दिलवाकर ऐसे एपिसोड क्रिएट करके जम्मू कश्मीर में अमन शांति का माहौल खराब। मैंने वही पूछा रजनी सेठी साहबा कि जान की धमकी किसे दी गई, किसने दी? देखिए, जब इस तरीके के कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट होते हैं तो इस तरीके की भाषा का यूज होता भी है। तो ये देखने का जो काम है वो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। क्या वो एनसी के कार्यकर्ता है जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, किसी को मारने की धमकी दे रहे हैं, सिटिंग एमएलए को अगर मारने की धमकी दी जा रही है, ये कहीं पे सही नहीं है। इस बार देखने को मिल रहा है कि इस बार एमएलए को कुछ समझा नहीं जा रहा। मुख्यमंत्री जी की असेंबली में इस तरीके की भाषा का उपयोग हो रहा है, जहां खुद असेंबली में ऐसी भाषा का उपयोग हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि ठीक है, ओके। मैं पहले राउंड में 1 से 1.5 मिनट में चाहता हूं कि आप सभी अपनी बातें रख दें ताकि सबको मौका भी मिल जाए। मैं रजनी सेठी साहब आपके पास दोबारा आऊंगा। फिलहाल मैं रुख करना चाहता हूं, हमारे साथ मौजूद है करण सिंह जी, जो स्पोक्स पर्सन है माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के। करण सिंह जी, ये कटरा रोपवे वाला प्रोजेक्ट क्या है? जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बलदेव राज शर्मा बीजेपी केवल, उनका कहना है कि जो प्रोटेस्टर्स है, जो प्रदर्शनकारी है, उनकी तरफ से मुझे धमकियां भी मिल रही है और ये धमकी जो प्रोटेस्ट करवा कोई और रहा है, उन्होंने नाम लिया है। आप अगर जी बताएं क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? सबसे पहले जय माता दी जी। मैं सभी को पैनलिस्ट को जय माता की कहूंगा। मेरा नाम करण सिंह है और मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रांत सह मंत्री के नाते भी कार्य देखता हूं। इसलिए पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये प्रोटेस्ट है, ये स्थानीय लोगों का है, जहां के में जो रहने वाले हैं उन्हीं लोगों का है। ये जो अगर किसी पार्टी के साथ विशेष जोड़ा जा रहा है तो इसमें राजनीति की जा रही है। मेरा भी यही मानना है कि इसमें राजनीति ना की जाए। जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बातचीत करके माता वैष्णो देवी की जो आस्था है, बाणगंगा, चरणपादुका और अर्धकुंवारी, उस रास्ते को कट ना किया जाए और माता रानी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। और जहां पे जो, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस जगह पे देश में जितने भी धार्मिक स्थान है उसके आसपास जितने भी इलाके हैं वहां पे लोगों को रोजगार भी होता है। और जहां दो पक्ष हैं, एक पक्ष तो आस्था का है, दूसरा इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि 4.5 लाख आदमियों के करीब जहां पे रोजगार है, कटरा से लेके 3.5-4 किलोमीटर तक। और श्राइन बोर्ड चाहता है कि एक साइड से कटरे को छोड़ के बाईपास करके और हमारे जो ट्रेडिशनल रोड है उसे छोड़ के एक अपनी ही जगह से रोबे, एक अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में एक जगह दूसरी जगह से रोबे लगा रहा है, उसी का विरोध हो रहा है। अगर ये सही तरीके से बातचीत करते तो इतना मसला नहीं बढ़ता। इन्होंने खुद ही जानबूझ के जो श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड
एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहा है, उसी की वजह से सारा हो रहा है। इसमें विधायक जी तो एक पक्ष थे ही नहीं। विधायक जी का काम था हमारे साथ बैठ के बातचीत करना और आगे हमारी बातचीत रखना। और पीछे जब हड़ताल हुई थी 24 दिसंबर को, तो विधायक जी हमारे साथ थे उस टाइम भी। अब बीच में क्या होगा कि लेकिन करण जी, अगर विधायक जी ये कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से मुझे जान की धमकी मिल रही है, तो फिर इसका मतलब है कि जो भी प्रदर्शन लोग कर रहे हैं उन पर एक सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, अब विधायक जी को क्योंकि इसका जो संघर्ष समिति है उसका मैं भी स्पोक पर्सन हूं, और हमारे साथ जो माताएं, बहनें, बच्चे, नौजवान, युवा हैं, किसी ने कोई, हम एक सिविलाइज लोग हैं, हमें ऐसी भाषा ना हम बोलते हैं। कहीं न कहीं हीटा मूवमेंट, अगर कहीं विधायक जी का कोई बयान आया होगा तो कोई, अगर किसी बच्चे ने कुछ ने कह दिया होगा तो वो अलग बात आ गई। नहीं तो विधायक जी तो हमारे अपने घर के हैं। विधायक जी को हम जान के से मारने की किसी ने कोई धमकी नहीं दी। अभी तक तो किसी ने कोई ऐसी बात नहीं हुई है। रफीक राठौर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। फर्स्ट राउंड में चाह रहा हूं सबसे पहले बारी बारी से इस मसले को समझ लिया जाए। रफीक राठौर साहब सीनियर पीडीपी के लीडर है और आकाश वर्मा भी जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन एनसी। रफीक साहब, आप पीडीपी इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? काफी लंबे वक्त से ये मुद्दा चला आ रहा है, इस पर तनाजा है, काफी जोरदार और जबरदस्त तरीके से लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है। कई बार हमने देखा पुलिस के साथ उसमें झड़पें भी हो गई थी। ये पीडीपी से कैसे देख रही है? मतलब क्या आपने इसको छोड़ दिया, ये मुद्दा पीडीपी के काम का नहीं है, या पीडीपी इसमें शामिल है कि ये मुद्दा कैसे ये राजनीति का शिकार हो रहा है, सियासत का शिकार हो रहा है? विशाल जी, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि 2 महीने पहले हमारी जो सदर है महबूबा मुफ्ती साहिबा, वो बजाय खुद वहां पर चली गई थी और वहां कुछ लोगों से और ट्रेडर से भी मेरी मुलाकात हुई थी और अच्छा खासा इंटरेक्शन उनका रहा था। जहां तक इस प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, तो मैं न सिर्फ इस प्रोजेक्ट की बल्कि हर एक प्रोजेक्ट जो भी गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बिलाखिर ये होता है कि लोग इससे कितने मुतमईन हैं, लोग इससे कितने खुश हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर वो लोग ही खुश नहीं है इन प्रोजेक्ट से, वो लोग ही इसकी मुखालफत करते हैं, तो फिर सरकार को, जो भी सरकार हो, उनको सोचना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बदकिस्मती की बात है कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, वो हर इशू को धर्म से रिलेट करती हैं। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर यहाँ की सियासत का भी, सियासी सूरत हाल का भी बड़ा परेशान कुन नहीं। देखिए, ये काफी सुर्खियों में आ गया। मुझे लगता है रफीक साहब, आप पिछले कुछ दिनों से लगता है न्यूज आपने अगर देखी या सुनी हो, एक विधायक अगर ये कहे कि मेरी जान पर खतरा है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं, उनको कोई उकसा रहा है। वो कौन उकसा रहा है? वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा है, जो उनका इल्जाम है एमएलए साहब का कि डिप्टी सीएम के उकसावे पर लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एमएलए साहब को कंक्रीट एविडेंस लेकर सामने आना चाहिए। बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। आपको पता है हमारे लीडर रोज ही कुछ ना कुछ बयान सुबह करते हैं और शाम को उसकी तरदीद करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो मेरा यह रहेगा कि वो कंक्रीट एविडेंस लेकर, अगर तो आप छोड़ ही दीजिए, उन्होंने बयान दिया है। सवाल ये है कि अगर उनके बयान में वाकई सच्चाई है तो बहुत गंभीर बात है ना, ये बहुत गंभीर विषय है। गंभीर बात है। उनको ये एविडेंस लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के सामने रखना चाहिए। उनको इसकी तुरंत इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और जो भी लोग इसमें मुलव्वस हो उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा ये मानना है। ठीक है, आकाश वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन, पूरा ठीकरा नेशनल कॉन्फ्रेंस फोड़ा जा रहा है। सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। वजीर आला को भी सफाई देनी पड़ी कि भाई इस प्रोजेक्ट से एनसी का लेना देना कितना है उनकी हुकूमत का, या कितना नहीं है। सवाल यह है कि ये इस इल्जाम में अगर सच्चाई है, कैसे पता चलेगा? तो ये तो बहुत गंभीर बात है ना कि एक एमएलए को धमकी मिले जान से मारने की। आकाश वर्मा जी। शुक्रिया विशाल साहब, आपने मुझे अपने शो पे बात करने का मौका दिया। देखिए, जहां पर आज रजनी सेठी जी जो बात कर रही हैं, मैं आपको ये बता दूं कि इनकी बातों से भारतीय जनता पार्टी का जो डुअल कैरेक्टर है, जो डबल फेस है या दोहरा चरित्र है, वो सामने दर्शाता है। मैं इनको याद दिलवाना चाहता हूं, आज से 2 महीने पहले जब यहाँ पर एक फुल फ्लेजेड मेडिकल कॉलेज जो ऑपरेशनल था, उसको इन्होंने अपनी हिंदू मुसलमान का बीज बोकर, क्योंकि उसमें मुसलमान बच्चे पढ़ने आ गए, तो इन्होंने आस्था का हवाला दिया था कि हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए हम इस कॉलेज को चलने नहीं देंगे। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज वो आस्था कहां गई? आज जब रोपवे का मसला, जो जिसमें लाखों के से हमारे जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो अपने आस्था का एक प्रतीक वहां पे प्रस्तुत करते हैं और माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, आज उसी आस्था को क्रश करके ये लोग जो हैं वो माता रानी की आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और वहां पर जो 4 लाख लोग जो घोड़े वाले
पिट्ठू वाले, पालकी वाले या छोटे छोटे चाय बेचने, सैंडविच बेचने वाले जो दुकानदार है, उनकी भी जो रोजमर्रा या उनका जीवन है या उनका जो रोजगार है, उसको ये लोग क्रश कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की डबल पॉलिटिक्स है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं करण सिंह जी का, जिन्होंने इनके इस फेक नैरेटिव को यहाँ पर जो है उसका पर्दाफाश किया कि ये सिर्फ इस मुद्दे को इसको डिविएट करने के लिए ये लोग जो हैं, ये डिप्टी सीएम साहब के ऊपर ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं कि वो उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं या धमका रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। क्योंकि मैं आपको आज ये बता देना चाहता हूं कि इस रोपवे प्रोजेक्ट से जो नुकसान है वो उन 4 लाख लोगों को है, और इसका जो फायदा है वो सिर्फ चुने हुए इनके भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज, मेंबर पार्लियामेंट, इनके जो निजी कॉन्ट्रैक्टर है उनको है। तो ये इसके लिए ये जो जितना भी ये ड्रामा रचने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये एक्सपोज हो चुके हैं। ये मैं रजनी सेठी साहब, मैं अब आपके पास आता हूं। आप सभी लोग आजाद हैं, आप कुछ कहना चाहें सिर्फ इशारा कीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। रजनी सेठी साहब, ये एनसी का कहना है कि ये बीजेपी की डबल स्टैंडर्ड है। अब इसको आप बेहतर कोई वर्ड दे सकती तो दे दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि डबल स्टैंडर्ड है, वो ये बता रहे हैं, क्या मतलब हुआ इसका? मैं उन्हीं का जवाब देना चाहूंगी। देखिए, एनसी के प्रवक्ता, उस पार्टी के प्रवक्ता जो आस्था को मानते नहीं हैं, जिन्होंने आज से कुछ साल पहले कहा था कि अमरनाथ के लिए वो जमीन नहीं देंगे, जिसके मुख्यमंत्री ने, हमारे अमरनाथ का जो एजिटेशन हुआ पूरे जम्मू कश्मीर में, वो उनकी मुख्यमंत्री के बयान के कारण हुआ। वो हमें आस्था की सीख ना दे, मुझे लगता है वो सही रहेगा। और ये हमें दोहरा चरित्र हमें ना बताएं, ये दोहरा चरित्र इनका दिख रहा है। जब अमरनाथ के समय इनका एक चेहरा था। नहीं, रोपवे पे बात करते हैं, कटरा रोपवे, वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट। नहीं, आस्था पे बात हो रही है ना विशाल जी। अमरनाथ के टाइम पे इनका क्या चेहरा था, और आज रोपवे के लिए ये भाजपा को घेरने के फिराक में किस तरीके से ये एक स्ट्रेटेजी बना रही है, ये देखने को मिल रही है। इनको आस्था से कोई लेना देना नहीं। ओके, डन। अब आगे रोपवे पे बात करते हैं, रोपवे प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। एनसी है जी, रोपवे प्रोजेक्ट बात करते हैं। कोई बात नहीं कर सकेंगे रोपवे पे। इनको सिर्फ ये नैरेटिव को डिविएट करना चाहते हैं, ये कोई बात नहीं कर सकते रोपवे के ऊपर। रजनी सेठी जी, मैं हिंदू रिलीजन में मानता हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ। आप मेरी आस्था पे ऐसे सवाल नहीं उठा सकते। आप कैसे बोल सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई आस्था नहीं है? मैं खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। भाई, आप जिस पार्टी में हैं उसकी आस्था की बात करिए। अमरनाथ के समय आपके मुख्यमंत्री रोपवे प्रोजेक्ट पे सियासत कौन कर रहा है? मेरा सवाल ये है, प्लीज 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 स्टिक टू द टॉपिक। बिल्कुल इधर उधर नहीं, बीच में इंटरफेयर मत करवाएं। रोपवे प्रोजेक्ट पे सियासत कौन कर रहा है? विशाल जी, आप उनको रोक नहीं रहे हैं, वो बीच में बोल रहे हैं। आकाश जी, बोलने दीजिए रजनी साहब आपको। जी बोलिए। जी, मैं वही कह रही हूँ, इस समय जो राजनीति हो रही है ये एनसी की तरफ से हो रही है। बाकी संघर्ष समिति ने बीजेपी पे कटा। एनसी की तरफ से क्या राजनीति हो रही है, बताइए। देखिए, ये जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, ऑर्डर की कॉपी आपके सामने एमएलए ने आपके सामने ओपन रखी है। क्या आप इसको राजनीतिकरण देने के लिए ये लोग सारी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का फर्ज है कि अगर कोई इश्यू क्रिएट हो गया है जम्मू कश्मीर में, वो सभी के साथ बैठकर उसका मसला हल करवाए। ये मुख्यमंत्री जी विशाल साहब ये गलत। ओके, लेट मी हैव द ऑप्शन। जी, लेट मी हैव द आंसर। आकाश बोलिए। आकाश, सीधा इल्जाम यही लग रहा है कि एनसी राजनीति कर रही है और करवा रही है। विशाल साहब, इनको पूछिए कि जो श्राइन बोर्ड है एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसके चेयरमैन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप जाके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से पूछिए कि रोपवे का जो प्रोजेक्ट है ये किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन इसकी मंजूरी दे रहा है? जो चीज हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है, आप उसका इल्जाम हमारे ऊपर कैसे लगा सकते हैं? आप इस बात का जवाब दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का या उमर अब्दुल्ला साहब का इस ऑटोनॉमस बॉडी के साथ दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। इनके चेयरमैन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं। आप मुझे बताइए, आप किस तरीके से इस बात का प्रूव कर सकते हैं? जहां तक डिप्टी सीएम साहब का बात कर रहे हैं कि उन्होंने इनको जान से मारने की धमकी, आपके पास कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है? अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो जाइए एफआईआर लगाइए। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, वो अपना कानून अपना काम करेगा। अगर किसी बच्चे ने ऐसा कोई बयान दिया है, वो कानून अपना काम करेगा। मैं एमएलए के बिहाफ पर मैं नहीं बयान दूंगी कि किसी कानून के पास जाना तो पड़ेगा ना रजनी साहबा। अगर एमएलए साहब को लगता है कि मुझे दान की धमकी मिली, तो क्या उन्होंने जाकर कुछ शिकायत दर्ज कराई है? क्या उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है? मैं एमएलए की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एमएलए की प्रवक्ता नहीं हूं, डन। करण सिंह साहब, ये इसी तरह से तू मैं का शिकार हो जाएगा। मामला तो काफी लंबे समय से उलझा हुआ है ना। आपको क्या लग रहा है इसका स्थायी समाधान क्या है? और अगर समाधान नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, इसका ये है कि
जे मसला जे बिल्कुल सही कहना है रजनी बहन का भी, जे मसला हमारा और श्राइन बोर्ड के बीच का था, इसमें एमएलए की कहीं जगह नहीं थी। तो एमएलए साहब ने पता नहीं एमएलए की पर्सनल क्या है क्या नहीं हुआ, वो एमएल साहब इसमें भाजपा, मैं पूरी भाजपा को भी ब्लेम नहीं करूं क्योंकि भाजपा के जितने भी बड़ी लीडरशिप है, चाहे रविंद्र रैना जी हैं, 7 सीए हैं जहां हैं, उन्होंने सभी ने कहा था कि हम स्थानीय लोगों की बात को आगे रखेंगे और यही इनसे बातचीत करके हमारे एमपी जुगल जी हैं, जुगल जी भी जहां जब हमारी पहले स्ट्राइक हुई थी वो भी आए थे, उन्होंने कहा था कि जो लोग चाहेंगे वही होगा। अब क्या हुआ कि अब एमएलए श्राइन बोर्ड के प्रवक्ता बन जाते हैं, तब ये मसला ज्यादा उछला। एमएलए ने अपने ऊपर ले लिया ऐसे कि मैं ही इसका फैसला करना चाहता हूं और मैं हाई पावर कमेटी के साथ मिलकर, तो आप ये कहना चाहते हैं कि एमएलए साहब क्रेडिट लेना चाह रहे हैं इसकी? नहीं, एमएलए साहब ने क्या किया कि श्राइन बोर्ड ने एमएलए को क्या मैनेज किया वो मैं नहीं जानता उनके बीच की बात, पर उन्होंने क्या किया कि एमएलए साहब ने कटरा के जो अभी ये स्ट्राइक हुई, जो जितना माहौल बना खराब हुआ, एमएलए ने कह दिया कि लोग मान गए हैं, आप ताराकोट से रोबे लगवा लीजिए। तो उसी की वजह से ये सारा माहौल जो भड़का, सारे युवा बाहर आ गए और एमएलए साहब ने एक और बड़ी गलत बात कही लोगों को कि जो नौजवान बच्चे, जो जितने ये संघर्ष समिति वाले हैं, ये सारे नशेड़ी हैं, नशा करने वाले लोग हैं। तो और ये क्रिमिनल हैं। उसी से ज्यादा जो बातचीत भड़की है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही परिचय दिया कि मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्य देखता हूं और प्रांत का कार्य देखता हूं, और मैं जहां पे लोकल हूं, स्टेक होल्डर हूं, मेरा घर माता वैष्णो देवी की ट्रैक पे है, चरणों पादुका में है, और मैं पूर्व बारीदार हूं, माता देवी हमारी वैष्णो देवी कुल देवी है। तो इसलिए ये मसला इतना नहीं उलझता अगर एमएलए साहब गलत बयानबाजी नहीं करते। भाजपा फिर भी, मैं रजनी बहन यहां पे करण साहब मेरा सवाल ये होगा, मैंने जो एक इस पर आज शीर्षक दिया है कि कौन कर रहा है सियासत, कटरा रोपवे प्रोजेक्ट पर कौन कर रहा है सियासत, कौन कर रहा है राजनीति, तो मैं क्या मानूं कौन कर रहा है? हमारे दर्शकों को क्या जवाब देंगे आप? देखिए, इसमें जो हमारे विधायक है ना, इसमें भाजपा भी सियासत नहीं कर रही है। जो हमारे विधायक है ना जहां के कटरा के, वो इसमें सियासत कर रहे हैं सारी, और कोई नहीं सियासत कर रहा है। और विधायक जी ने ये मसला उलझाया, अभी नहीं तो कुछ नहीं होता, ये पूरा क्लियर हो जाना था, साफ हो जाना था। रफीक साहब, आपके पास आना चाहता हूं, क्या लग रहा है आपको इसका कोई हल निकल सकता है? जैसा ये बताया कि कई लेवल पे बातचीत हुई है, लेकिन अभी भी ये स्टेटस को मेंटेन क्यों? या तो भाई उस पे लोगों को मना लिया जाए, बातचीत कर ली जाए, तमाम जो स्टेक होल्डर्स उनके साथ बैठ के बातचीत हो जाए। अब तो ये मामला कुछ और रुख अख्तियार करता जा रहा है रफीक साहब। नहीं, देखिए विशाल जी, जब आप हर मामले में सियासत को दाखिल करेंगे तो ऐसी सूरत हाल आपके सामने आएगी। वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करें, वो क्या चाहते हैं। अगर स्टेक होल्डर्स किसी प्रोजेक्ट को नहीं चाहते, अगर उनके हक में नहीं है, अगर उनकी आस्था से जुड़ा मामला है, तो उसका फैसला वो करेंगे, ना सरकार करेगी ना अपोजिशन करेगी। और मुझे नहीं पता हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हर मामले में टांग क्यों अड़ाते हैं। इनका क्या, इनके ये क्यों ऐसे मामलों के साथ छेड़छाड़ करते हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं। और जो मैं आस्था की कदर करता हूं, और मैं ये मानता हूं कि हर एक की आस्था का क्या एहतराम होना चाहिए, लेकिन मेरा दरख्वास्त है बीजेपी वालों से कि हर मामले को मजहब के साथ मिला, हर मामले को मजहब के साथ मिला। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उनको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत देना होगा। उनको ये बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है, उसको बड़े टैक्टफुली उनको हैंडल करना होगा। तो मैं फिर ये मानूंगा कि जो वहां की कमेटी है उनके साथ, और जो वहां के आम लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बात करें और इसका समाधान। आकाश कैसे, क्या सीएम के ये कह देने के बाद, आकाश वर्मा जी, क्या सीएम के ये कह देने के बाद कि इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल हमारी हुकूमत में नहीं दिया बल्कि एलजी प्रशासन ने दिया, क्या ये कहने के बाद एनसी की जिम्मेदारी खत्म हो गई, सीएम की जिम्मेदारी खत्म हो गई? ये मामला ऐसी मतलब हॉट बॉल पे बॉयल करता रहे? देखिए विशाल साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहां जहां भी आवाम से जुड़े हुए जो मसले हैं या मुद्दे हैं उनको जोर शोर से उठाया है, चाहे वो कहीं पर भी हो। देखिए अभी रजनी मैडम जी ने कहा कि ये डेवलपमेंट के खिलाफ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं रही। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में और भी रोपवे बने हैं, लेकिन वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे बने हैं जहां पर उन रोपवेज का लोगों को फायदा होता है। लेकिन आप एक ऐसी जगह पे रोपवे बना रहे हैं जहां पर वहां के स्टेक होल्डर्स को, लोकल लोगों को उसका नुकसान होगा। तो ऐसी डेवलपमेंट हमें क्या करनी है विशाल साहब, मुझे बताइए। ऐसी डेवलपमेंट से बेहतर है कि हम वो अपने उस पुराने एरा में चले जाएं। वक्त कम रह गया। रजनी साहबा, इसका समाधान क्या देख रही हैं आप? मुझे लगता है कि इसमें सभी वर्ग को, जैसे संघर्ष समिति चाहती है, सभी वर्गों को बिठाकर उस पर डिस्कशन की जाए। इसमें राजनीति ना करके ना एनसी वर्सेस बीजेपी किया जाए। इसको श्राइन बोर्ड देखे किस तरीके से ये मसला हल करना है, लोगों की अपेक्षाओं को कैसे खरे उतरना है, उन लोगों ने लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो।
बीइंग अ हिंदू मैं भी ये समझती हूँ कि यात्रा जो होती है वो पैदल मानी जाती है। मेरे आस्था के अकॉर्डिंग भी यात्रा पैदल ही मानी जाती है, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने सुना था कि यात्रा पैदल होती है, तो उसको सबको मद्देनजर रखते हुए, हिंदुओं के आस्था को मद्देनजर रखते हुए कोई डिसीजन लिया बहुत जाए। शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। सब ये चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत हो और इसका एक समाधान निकल जाए। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए के साथ, हमें दें इजाजत।